जय हिंद दोस्तों। क्या हाल समाचार है आपकी। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी कामयाबी की लड़ाई खुद से लड़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज का जो हम लोगों का इतिहास का टॉपिक है वह है जो सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता थी। आखिर में सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार से रहते थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था और अर्थव्यवस्था का जरिया क्या था। उनके बाद उनकी सड़क कैसी थी, नालियां कैसी थी, उनके बाद उनका समाज किस तरह से रहता था। उन सभी चीजों पे जो है आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सिंधु सभ्यता की बात करें तो जिस प्रकार से अभी बिहार भारत का राज्य है, उसी प्रकार से जैसे अभी बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार में पटना सबसे फेमस है। उसी प्रकार से जो है सिंधु सभ्यता जो था ना, वे शहरी सभ्यता था तो नगरीय, लेकिन वे शहरी सभ्यता के तौर पे जाना जाता था। सिंधु सभ्यता कौन सा शहर था, तो वे शहरी शहर था। नगरीय था लेकिन वे शहरी सभ्यता, यानी ये जो है ना, ये शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। इनका जो जिस प्रकार से अभी बिहार की पटना हो गया, दरभंगा हो गया, फेमस है, बना हुआ है, पूरा सब चीज सुचालित रूप से है। अगर बोले तो सब चीज की व्यवस्था है। उसी प्रकार से अगर हम लोग हड़प्पा के बारे में जान रहे थे तो हड़प्पा में भी हर चीज की पूरी व्यवस्था थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो में ही हर चीज की पूरी व्यवस्था थी। वहां का अपना खुद का प्रशासन था, वहां की अपनी जो है खुद की सब चीज जो है व्यवस्थित ढंग से था। तो उसी प्रकार से ये नगरीय तो था लेकिन ये शहरी सभ्यता था। कौन सा, तो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कौन सा शहर था, तो नगरीय लेकिन शहरी सभ्यता थे। यहाँ की सड़क जो है ना, सड़क की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु सभ्यता की सड़क समकोण पर काटती थी। यानी कि बोले जिस प्रकार से अभी ये देखिए, यहाँ पर एक सड़क इस साइड से गया, यानी इस ओर से गुजरा, तो एक सड़क इस ओर से गुजरा, यानी पूरी तरह से समकोण पर काटती थी। यानी पूरी तरह से जो है ना समकोण पे काटती थी। और इनके सड़क के चारों ओर से जो है ना पूरी तरह से शहर बसा हुआ था। इस प्रकार से घर था, पूरी तरह से जितना बड़ा शहर था उतना बड़ा घर था। फिर यहाँ से एक सड़क गुजरा, फिर इस साइड से भी घर था, इस साइड से भी घर था, इस प्रकार से था। ठीक है, पूरी जो है ना सुचारू तरीका से बोले तो पूरी एक एक चीज व्यवस्थित करके सिंधु सभ्यता को बनाया हुआ था। और वहां की सड़कें इस प्रकार से थी, यानी कि जब भी बनता था सड़क तो वे पूरब से पश्चिम की ओर बनता था। जिस कारण से जैसे कि पश्चिम और पूर्वा, हम लोगों को बिहार में यानी कहीं पर भी हो तो पूर्वा और पश्चिम हवा बहती है ना, तो वही जैसे ही पूर्वा या पश्चिम हवा बहते थे तो सिंधु सभ्यता की सड़क जो था ना वे खुद ब खुद साफ हो जाती थी। यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोगों को सफाई कर्मी की आवश्यकता होती है सड़क को साफ करवाने के लिए, लेकिन सिंधु सभ्यता की सड़क जो था ना वे ऑटोमेटिक साफ होते रहता था। जैसे ही पूर्वा या पश्चिम चले, कोई ना तो कोई हवा चलबे न करेगा, और जैसे चलेगा तो सड़क पूरी तरह से साफ हो जाती थी। तो सिंधु सभ्यता की सड़क जो था ना वे पूरब से पश्चिम की ओर था, जो कि स्वतः हवा के प्रभाव से जो है ना वे साफ हो जाया करता था। ठीक है, और ये जो है सिंधु सभ्यता की सड़क समकोण पर काटते थे। और इसकी अगर हम लोग नालिया की बात करें तो सिंधु सभ्यता का एक शहर था, कौन सा, जिसका नाम था बनवाली। आप लोगों को पता होगा कि वहां पर जो है ना बनवाली में नाली की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या था, तो बनवाली में जो है ना घरों में सोखता हुआ करता था। यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे अभी कोई यानी किसी के घर का जो है पानी सड़क पे निकलने लगता है और पूरी तरह से कीचड़ फैल जाता है, हमेशा होते रहता है। यानी जाके जो है मुख्य सड़क पे निकलने लगता है घर का पानी। लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बनवाली भी में था तो वहां पर जो था भले ही घरों में सोखता था लेकिन सड़क पे पानी नहीं निकलता था, घर का अंदर ही स्टोर करके रखा जाता था। इन्हें कि अभी जैसे इस प्रकार से तेरी का जाने दे बारिश का पानी है, कोई बोलेगा बारिश का, अरे हमने तो कहीं को देखा साला हौद का पानी निकाल के जो है ना रोड पे छीट देता है। सच बता रहे हैं। यानी हौज जो होता है जिस यानी बाथरूम का पानी जो है वे रोड पे निकलते रहता है। अगर बोलिएगा तो आंख दिखाना शुरू कर देता है। अब कौन जाए झगड़ने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के भी अभी भी जो है ना कुछ मानव जाति के लोग हैं, प्राणी सब, तो आप लोग समझदार है, खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो इसके जो है ना नालियां, सिंधु सभ्यता की नाली जो थी ना वे ढकी हुई थी। सिंधु सभ्यता की नाली पूरी तरह से ढका हुआ था। कहीं पर जो है कहीं से रोड पे पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं थी अभी की तरह। ठीक है, अब अभी जो है ना अगर मान के चलते रोड भी अगर बनाता है सरकार, रोड के नीचे नालियां देती है, लेकिन वे नालियां कब टूट के जो है पूरी रोड जो है नालियां में गिर जाए कहना कठिन रहता है।
नो गारंटी नो वारंटी। इसी प्रकार से अगर कहीं पर जाते रहेंगे ना और नालियां यानी नीचे पहले जो है नालियां रहती है, उनके बाद ऊपर से रोड रहता है, तो जाने में डर लगता है। वहां का जो बड़ा बड़ा जो चैम्बर है जिसपे वे रखता है ताकि इनकी सफाई बाद में कर सके, उन पे पैर देने से डरते हैं, जो कहीं यार इसमें अंदर घुस गए तब तो हो गया, तब गंगा स्नान हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन सभी चीजों से डरते रहते हैं जो यार कहीं हम ना घुस जाए, फिर निकलने में भी दिक्कत होगा। और गंगा स्नान तो जानते हैं पूरी तरह से जो भी पाप किए होंगे सब पाप खत्म हो जाएगा अगर उस गंगा स्नान में अगर स्नान हो गया तो। ठीक है, चलिए अब अर्थव्यवस्था जो था इनका, यहां पर आप लोगों को दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, एक अर्थव्यवस्था और एक व्यवसाय। अगर व्यवसाय की बात करें तब तो व्यापार हो जाएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब भी बात करें तो अर्थव्यवस्था का जरिया क्या था, तो वे कृषि था। ठीक है, और ऐसा बात नहीं है, इनका जो है कृषि के साथ साथ ये पशुपालन भी करते थे, लेकिन व्यवसायिक तौर पे जो है ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग व्यावसायिक तौर पे व्यापार करते थे, और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वे कृषि था। क्या था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो वे कृषि था। ठीक है, अब देखिए व्यापार जो चलता था इनका विदेशों से चलता था, सिंधु सभ्यता का जितने भी व्यापार चले है वे विदेशों से चलता था। और कुछ कुछ अब सिंधु सभ्यता जैसे कि यहाँ पर आलमगीरपुर से लेके और यानी पाकिस्तान में सुतका गंडोर तक था, इधर जम्मू कश्मीर से लेके दैमाबाद तक फैला हुआ था, तो इस प्रकार से था। लेकिन जो भी इनका जो बाहरी एरिया हो जाता था जैसे कि कर्नाटक हो गया, तो वे भी अभी ना है इसमें यानी भारत का हिस्सा है, लेकिन ये पहले सिंधु सभ्यता में नहीं आती थी, जिस कारण से जो है इनको भी विदेश मान के चलते थे। ठीक है, तो यहाँ के जो जो भी चीज था ना वे विदेश मान के चलता था। अब मान के चलते ये बिहार है, बिहार तो सिंधु सभ्यता में नहीं आती थी, वे उत्तर प्रदेश तक था, तो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए जो है ये बिहार जो हो गया ये विदेश हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता था। तो अब देखिए यहाँ पर इनका जितना भी व्यापार था सिंधु सभ्यता का व्यापार विदेशों से चलता था। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर व्यापार देखे तो सिंधु सभ्यता का अफगानिस्तान और ईरान से हुआ करता था। ज्यादातर व्यापार चाहे वे सोना का हो या चांदी हो, ज्यादातर व्यापार जो है कहां से होता था, तो अफगानिस्तान और ईरान से हुआ करता था। इसीलिए जो है कहां से यानी ईरान की मोहरे की यानी मोहर जो था कहां से मिला था, वे आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कहां से मिला था, आप लोग बता दीजिए। जो ईरान का मोहर जो था ना वे कहां से मिला था, सिंधु सभ्यता के किस शहर से ईरान का मोहर मिला था, बोलिएगा किस सभ्यता से मिला था सिंधु सभ्यता का यानी ईरान का मोहर। ठीक है, वे आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर व्यापार का जो मुख्य जरिया था विदेश था, और विदेश से जो है सोना का व्यापार, सोना देखिए सोना जो है सबसे कीमती वस्तु अभी मानी जाती है, भले ही थोड़ा डायमंड से कम है लेकिन सोना सोना होता है ना, अभी तो रेट जो है आसमान छू रहा है। सिंधु सभ्यता के व्यापार जो हो रही थी, सोना का व्यापार जो था ना वे अफगानिस्तान और ईरान और कर्नाटक से होता था। कहां कहां से आती थी, तो अफगानिस्तान ईरान और कर्नाटक से सोना का व्यापार होता था। वही चांदी के अगर व्यापार की हम लोग बात करें तो वे अफगानिस्तान और ईरान से हुआ करता था। सोना का व्यापार कहां कहां से, तो अफगानिस्तान ईरान और कर्नाटक से। वो चांदी का व्यापार तो अफगानिस्तान और ईरान से हुआ करता था। किस चीज की, तो सिंधु सभ्यता की जो विदेशी व्यापार थी। सोना का व्यापार कहां कहां से, तो अफगानिस्तान, उनके बाद ईरान और उनके बाद क्या चीज, कर्नाटक। ठीक है, उसी प्रकार से जो है चांदी की जो है अगर हम लोग बात करें तो कहां से आता था, तो वे अफगानिस्तान और ईरान से हुआ करता था। अब देखिए टीन, तांबा का जो है तांबा, तांबा जो है ना बलूचिस्तान और खेतडी और ओमान से हुआ करता था। कौन कौन सा, बलूचिस्तान, खेतडी और ओमान से क्या चीज का, तो तांबा का क्या हो रहा था, तांबा का क्या चीज, तो बोले तो व्यापार हो रहा था। ठीक है, कहां कहां से आता था, तो बलूचिस्तान, खेतडी और ओमना से यानी ओमान से जो है तांबा का व्यापार होता था सिंधु सभ्यता की। अब हम लोग टीन की बात करते हैं, तो टीन जो है, टीन कहां कहां से, टीन का जो है लेटिंग नेम क्या होता है, तो स्टेनम होता है, जो कि कितना है, तो 50 है। ठीक है, ये बचपन में याद किए थे, अभी तक याद है यार। लेटिंग नेम जो है ना, लेटिंग नहीं बोल रहे, लेटिंग नेम बोल रहे हैं। ठीक है, वे तत्व का लेटिंग नेम होता है जो कि 11 तत्व है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग टीन की बात करते हैं तो टीन भी ईरान और
कहाँ से? अफगानिस्तान से होता था। आपको यहीं पर देखिए ना, अफगानिस्तान और ईरान से कितना व्यापार हो रहा था। सोना का एक हो गया अफगानिस्तान से, चांदी हो गया अफगानिस्तान से, टीन हो गया अफगानिस्तान और ईरान से, सोना हो गया अफगानिस्तान और ईरान से, चांदी हो गया अफगानिस्तान और ईरान से, इधर टीन हो गया अफगानिस्तान और ईरान से, इधर शीशा भी हो गया ईरान से। इतना सारा जो व्यापार हो रहा था, वे सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार जो हो रहा था वे अफगानिस्तान ईरान से हो रहा था। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग अगर बात करें तो ये जो है सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से प्रचलित नहीं थे, यानी कच्चा वस्तु जो है वे लाते थे टीन का, लेकिन लोहा से, आयरन से प्रचलित नहीं थे। ठीक है, लोहा से बिल्कुल भी प्रचलित नहीं था, लेकिन टीन से प्रचलित था। टीन अलग होता है और लोहा अलग होता है, एक में मिक्स मत कीजिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से प्रचलित नहीं होता है। टीन जानते हैं, टीन का घर आता है जो कि आप लोग देखे होंगे, और टीन का जो सरसों का जो एक, यानी टीन वाला जो है ना गैलन आता है, सरसों तेल उसमें रहता है, तो वही टीन टीन वो है। और जिनसे पटरियां बनती है या फिर बोले तो यानी गाड़ी और बनता है, तो वे लोहा होता है। और आजकल तो ज्यादातर प्लास्टर का बनने लगा है, लेकिन लोहा और टीन में बहुत अंतर है। ठीक है, तो वहीं पर देखिए लोहा से प्रचलित नहीं था, और ये युद्ध और तलवार चलाना नहीं जानते थे। ये सब जो है युद्ध नहीं जानते थे, जो आखिर में हमको ये सबको था, जो आखिर में हमारी जीवन यापन हो जा रही है वही बहुत है। हम किसी से काहे लिए युद्ध करेंगे? युद्ध जो है ना इधर आके करने लगा है लोग सब, समझे? युद्ध जो है इधर आके करने लगा है, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों को उतना युद्ध के प्रति कोई दिलचस्पी भी नहीं था और युद्ध करने का जरूरत नहीं पड़ा, जिस कारण से जो है उन्होंने तलवार की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। और बस उससे पहले का लोग जो था वे जंगलों से अपना कंद कुंद यानी चुन के लाते और खाते, उसी में जीवन यापन करता। तो इस प्रकार से जो है सिंधु सभ्यता के लोग किस चीजों से प्रचलित नहीं था, किस धातुओं से प्रचलित नहीं था, तो वे यानी बोले तो लोहा से प्रचलित नहीं था। उनके बाद ये युद्ध और तलवार से भी परिचित यानी प्रचलित नहीं था। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, अब सिंधु सभ्यता के समाज जो है कितने वर्गों में विभाजित थे। जिस प्रकार से अभी हम लोगों को जाति व्यवस्था है, कोई कहता है अरे तू तो यानी मेहता है, यादव है, ब्राह्मण है, राजपूत है, ये जो है ना, ये अभी जो जितना जातिवाद है और जितनी जातिवाद चलती है, ये जातिवाद जो है ना सिंधु सभ्यता टाइम में नहीं था। जिस प्रकार से अभी जैसे जैसे लोग जो काम करते थे, बस उनको बस काम के आधार पे नाम दिया करता था। ऐसा नहीं कि जाति व्यवस्था है, जो तू इस कास्ट का है तो तुम्हारा यही काम है। अब जो शिक्षक था, जो विद्यार्थी को पढ़ाई करता था, तो यानी पढ़ाई करवाते थे, तो आप ही बताइए जो शिक्षक का दर्जा विद्यार्थी के यानी दृष्टिकोण से कितना ऊपर है? बहुत ज्यादा है। तो उस प्रकार से जो है शिक्षक की अगर बात करें तो वे जिस विद्यार्थी को पढ़ाते थे, उनके माता पिता की भी दृष्टिकोण से वे बहुत ऊपर उठता था, इसलिए उनका नाम यानी ब्राह्मण पड़ गया। ठीक है, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? तो ब्राह्मण हो गया। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हुआ, अब जो है वे, अब आप ही जानते हैं, खुद आप एक जातिवाद के हिस्सा में हैं और जातिवाद को आप लोग देखते आ रहे हैं और देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ना सिंधु सभ्यता के समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था, लेकिन जातिवाद नहीं थी उन सबों में। तो किन किन वर्गों में विभाजित था? तो सबसे पहले जो था वे विद्वान था, जो कि विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता था। ये बाद में इनका नाम में जाके क्या चीज पड़ गया? तो बाद में इनका जो नाम है वे आके ब्राह्मण पड़ गया। ठीक है, तो ये विद्वान थे, ये विद्यार्थियों को शिक्षा देता था। अब ये योद्धा एक हुआ करता था, उन्हीं के समाज में योद्धा हुआ करता था, जो बहुत शक्तिशाली था। वे बाद में आके राजपूत बन गया। ठीक है, वे बाद में क्या बन गया? तो राजपूत बन गया। और यहीं पर व्यापारी और शिल्पकार थे। शिल्पकार में तो बहुत सारा आ जाता है, जैसे कि जो घर बनाता है, अभी के दृष्टिकोण से हम लोग उसको सुतिहार कहते हैं। जो घड़ा बनाता है उनको हम लोग कुम्हार कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इसमें भी जातिवाद उत्पन्न हो गया। जो व्यापार कर रहा था वे तेली भूमिहार में चले गया, और जो इधर जो है यानी शिल्पकार था वे जिस कैटेगरी का काम करता था उस कैटेगरी में चले गया। और धीरे धीरे जो है यही रूप जो है जातिवाद का रूप ले लिया। और इतनी प्रकार की जातिवाद जो अभी आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे बहुत साल, कोई ऐसा नहीं है जो कोई बनाया, बस समाज जिस प्रकार से कार्य कर रहा था उसी प्रकार से जो है जातिवाद उत्पन्न लेती गई। ठीक है,
तो क्या क्या था, तो विद्वान था, योद्धा था और श्रमिक था, जिसको हम लोग रोजगार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो था समाज जो सिंधु सभ्यता का था, 4 वर्गों में विभाजित था। एक योद्धा था, दूसरा विद्वान था, तीसरा शिल्पकार था और व्यापारी था, और चौथा क्या था, तो चौथा समाज जो है श्रमिक था यानी मजदूर था। और ये जो है ना यानी मातृसत्तात्मक थे। सिंधु सभ्यता जो था ना वे मातृसत्तात्मक थे, लेकिन अभी की अगर हम लोग बात करें तो अभी पितृ यानी पिता सत्तात्मक है। समझ गए? यानी अभी कोई जैसे कि नाम ही पूछता है तो क्या आप लोग बोलते हैं, जो फलाना यादव का बेटा है कि फलाना मेहता का बेटा है। लेकिन पहले जो है ना माँ की नाम लेके पुकारा जाता था। ठीक है, अगर पूछ दीजिएगा जो उनका यानी तुम्हारा पिता का क्या नाम है या तू किसका बेटा हो, तो वे अपनी माँ की नाम लेती थे, ना कि पिता का। तो इससे स्पष्ट होता है जो वे मातृ सत्तात्मक के थे सिंधु सभ्यता के लोग, ना कि पितृ सत्तात्मक के नहीं थे। ठीक है, तो इनका जो है ना लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि की अगर हम लोग बात करें तो वे भावचित्रात्मक थे। क्या थे? भावचित्रात्मक लिपि थे, जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। सिंधु सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, लेकिन पढ़ना भी जानते थे वे अपने भाषा में, लेकिन आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। सिंधु सभ्यता की भाषा को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, जो कि भावचित्रात्मक लिपि का था। ठीक है, और इनका जो लिपि था ना वे दाई से बाई की ओर लिखा हुआ था। दाई से यानी जैसे कि इधर से इस साइड से लिखा है, तो इसका जो लिपि था ना वे इस साइड से इधर की ओर लिखता था, ऐसे करके उल्टा। ठीक है, अपना लोग तो इस साइड से इस साइड की ओर में लिखते हैं, जैसे कि ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन वो सब ऐसे करके लिखता होगा उल्टा। ठीक है, इधर से इधर की ओर। तो इनकी जो लिपि भी थी ना वे दाई से बाई की ओर था। ठीक है, अब मोहर की अगर हम लोग बात करें तो मोहर पे ज्यादातर मोहर पे जो मिला है साक्ष्य, वे एक सिंग वाले जानवरों की साक्ष्य मिली है। एक सिंग वाले जानवरों की साक्ष्य मिली है ज्यादातर। लेकिन आप अगर देखिएगा तो वहां पर गाय और सिंह की बिल्कुल भी चित्र नहीं देखने को मिलता है उनके मोहर पे। तो इससे स्पष्ट होता है कि हो सकता है इनका जो सबसे अगर बोले तो एक सिंग वाले जानवर की वहां पर पूजा हुआ करती थी, धीरे धीरे आके गाय की भी हिंदू धर्म में पूजा होने लगी। तो इस प्रकार से जो है ना एक सिंग वाले जानवर की जो है फोटो मिलती है, चित्र मिलती है सिंधु सभ्यता के मोहर पे, लेकिन गाय और सिंह की चित्र बिल्कुल भी नहीं मिलती है सिंधु सभ्यता से। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के जो थे ना मोहर वे सेल खड़ी की बनी हुई करती थी। ठीक है, सेल खड़ी की थी जो कि एक धातु है, उनसे मोहर बनता है। सिंधु सभ्यता के मोहर जो है वे भावचित्रात्मक थे, यानी भावचित्रात्मक यानी अरे यार भावचित्रात्मक तो उनका क्या चीज था, लिपि था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो मोहर है, मोहर की अगर हम लोग बात करें तो उनके ऊपर जो है ना एक सिंग वाले जानवरों की क्या चीज, तो फोटो हुआ करता था, लेकिन गाय और सिंह की फोटो अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, और नहीं हो भी नहीं करता है तो मिलेगी कहां से। उनके बाद जो है इनका माप तोल का, जैसे अभी आप लोग अपना लोग जो माप तोल करते हैं तो अपना लोग को तो बहुत साधारण तरीकों से हो जाता है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, जितना लेना चाहेंगे उतना ग्राम मिल जाएगा। और आजकल तो डिजिटल मीटर भी आने लगा है, डिजिटल मीटर पे नाप लेते हैं। लेकिन उस टाइम की जो थी ना सबसे न्यूनतम बाट अगर बोले तो सबसे कम बाट जो था वे 16 kg का था। अनुमान लगाइए, न्यूनतम बाट जो था ना, बाट का अर्थ हुआ जैसे कि अभी हम लोगों को 100-200 ग्राम है, तो उन लोगों को न्यूनतम जो था ना वे कितना का था, तो 16 kg का था। जैसे कि अभी 50 ग्राम से नीचे तो हम नहीं देखे हैं, यानी 25 ग्राम से। ठीक है, 25 ग्राम तक हम देखे हैं, 25 ग्राम से नीचे नहीं देखे हैं शायद, हाँ नहीं देखे हैं। तो इस प्रकार से एक न्यूनतम अगर हम लोग बात करें तो 25 ग्राम है, लेकिन मापने के लिए तो हम लोग जो है 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम सब चीज को माप सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर न्यूनतम की बात करें तो माप तोल में 25 ग्राम तक। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है ना सिंधु सभ्यता के लोगों की माप तोल में जो है ना 16 kg था। न्यूनतम बाट जो था वे 16 kg से स्टार्ट ही होता था। ठीक है, और यहाँ के बर्तन यानी यहाँ के जो बर्तन मिट्टी की बनी होती थी उन पे लाल करंग यानी लाल कलर किया जाता था। ठीक है, लाल कलर से उसको रंगा जाता था ताकि देखने में सुंदरता बढ़े। अब काम ही नहीं था उस टाइम के लोगों का, जो मर महिला बैठल थी यानी महिला सब थी वे आराम से बैठ के अपना पेंटिंग करता है घड़ा पे। तो वहां की जो थी घड़ा सिंधु सभ्यता की वे लाल रंग का था। ठीक है, अब यहां से देखिए अब विश्व
यानी विश्व के पहले स्तर पे जो था ना, वे सिंधु सभ्यता आता है। क्या चीज के उत्पादन में? तो कपास के उत्पादन में। विश्व के प्रथम उत्पादक के अगर तौर पे, कपास के उत्पादक के तौर पे देखा जाएगा तो वे सिंधु सभ्यता आता है। विश्व की, पूरी विश्व की अगर बात करते हैं कपास के उत्पादक में, तो प्रथम स्थान पर जो था वे सिंधु सभ्यता था। सिंधु सभ्यता से बहुत मात्रा में कपास उत्पन्न होता था। ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसका अगर हम लोग विनाश का कारण देखें, जो आखिर में हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता को जानते हैं, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, हड़प्पा को बारे, यानी हड़प्पा के बारे में जानते हैं, लेकिन उनका शहर का विनाश कैसे हो गया, उनकी जो विनाश का कारण जो देखा जाए तो कितना इतिहासकार का कहना है जो सुखाड़ पड़ गया, कितना कहता है जो आर्यों ने आक्रमण कर दिया, और कितना का कहना है जो बाढ़ आने के कारण से जो है यहाँ पर सब चीज तबाह हो गया। और ज्यादातर इतिहासकार का मानना है, यानी गार्डन, चार्टर एवं बिलिहर का भी मानना है, जो बाढ़ आने के कारण से जो है क्या चीज, इसका विनाश हो गया। तो इसी प्रकार से ज्यादातर इतिहासकार का मत है जो बाढ़ आने के कारण से जो है इनका विनाश हो गया, और रियल में जो है बाढ़ आने के कारण से ही ये जो सभ्यता है समाप्त हो गई। जिस प्रकार से अभी हम लोग कुछ इतिहासकार का कहना था जो सुखाड़ पड़ता है, यानी सुखाड़ भयानक पड़ी, जिस कारण से जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का जो है भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, और जो सभ्यता को छोड़ के चले गए। आप भी बताइए तो, जो शहर खुद नदी के किनारे स्थित हो, एक मुख्य नदी सिंधु नदी, उसमें कैसे पानी कम हो सकता है? उनके बाद हर शहर जो है, जैसे कि हड़प्पा ही हुआ, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो आखिर में ये सुखाड़ के कारण कैसे जो है उनकी क्षति हो सकती है, या सुखाड़ के कारण वे कैसे प्रभावित हो सकता है? तो मुख्य आधार अगर देखें तो वे बाढ़ के कारण मानता है। ठीक है, बाढ़ के कारण जो है सिंधु सभ्यता जो है खत्म हो गया। ठीक है। अब कृषि के अगर देखें तो यहाँ के लोग जो है कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो था ना वे व्यापार था। यहाँ के लोग सब चीज करते थे, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और मुख्य व्यवसाय जो था ना वे व्यापार था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सिंधु सभ्यता की इतनी विशेषताएं थी, यहाँ के लोगों के बारे में, इनकी समाज के बारे में आपको पता चल गया होगा जो आखिर में किस प्रकार से। एक क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक। देखिए क्विक रिवीजन में देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरीय, यानी नगरीय और शहरी सभ्यता थी, जो जिसकी सड़क जो है संकुल पर काटती थी। पूरब, यानी पूरब से पश्चिम इनका सड़क था, और यह स्वतः हवा के माध्यम से इनकी सड़क साफ हुआ, यानी हो जाती थी। सिंधु सभ्यता की नाली ढकी हुई थी। इसका सिंधु सभ्यता का अर्थ, यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, और व्यापार जो था, सिंधु सभ्यता के व्यापार विदेशों से हुआ करते थे। वही सोने का, यानी व्यापार जो हुआ करता था वे अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से हुआ करता था। चांदी का अफगानिस्तान और ईरान से हुआ करता था। तांबा का बलूचिस्तान और, यानी खेतरी और ओमान से हुआ करता था। टीन का ईरान और अफगानिस्तान से हुआ करता था, और शीशा का जो है ईरान से हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से प्रचलित नहीं थे, लेकिन वे युद्ध और तलवार को नहीं जानते थे, युद्ध और तलवार को नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें पहला था विद्वान, दूसरा था जो यानी योद्धा है, और तीसरा था शिल्पकार और क्या चीज, व्यापारी, और चौथा था श्रमिक था। और सिंधु सभ्यता का जो था वे मातृ सत्तात्मक गुण के लोग थे, और सिंधु सभ्यता के लिपि भाव चित्रात्मक थे, जिसका जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, और जो दाई से बाएं की ओर लिखी हुई थी। इसका मोहर जो है, मोहर पे एक सिंह वाले जानवर की यानी तस्वीर मिलती है, लेकिन गाय और सिंह की तस्वीर नहीं मिलती है। उनके बाद मापतोल में न्यूनतम बार जो था वे 16 केजी का था। मिट्टी के बर्तनों पे लाल रंग से पेंटिंग की हुई थी। विश्व का सबसे प्रथम स्थल था जहां पर कपास की क्या होती थी, तो कपास का उत्पादन हुआ करता था। उनके बाद विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। कृषि पशुपालन इनका, यानी कृषि और पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो था वे व्यापार करना था। इस प्रकार से अगर आप लोग जानकारी अगर धीरे धीरे प्राप्त कीजिएगा, तो आप ही बताइए जो कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में छूट जाए। अब आप ही बताइए, 203 मिनट में जो है पूरी सिंधु सभ्यता का जो विशेषता है उनकी हम लोग अध्ययन कर लिए। अब जो है एक नेक्स्ट की और हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग जानते हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है। जिस प्रकार से अभी सिंधु सभ्यता है, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता थी, और मेसोपोटामिया में भी एक सभ्यता चली थी, तो उनको हम लोग जानते हैं जो मेसोपोटामिया क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे मेसोपोटामिया के बारे में,
उनके बाद मिस्र की सभ्यता क्या है, रोम की सभ्यता क्या है, उनके बाद पारस की सभ्यता के बारे में जानेंगे। और इस प्रकार से जो है सिंधु सभ्यता खत्म हो जाएगी और इन सभी सभ्यता को जानते हुए हम लोग आर्य की ओर चल पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद तो बहुत सारा है, वेद वेदांत है। ठीक है दोस्त, जय हिंद।